प्यारे विद्यार्थियों, समष्टि अर्थशास्त्र विषय की इस वीडियो क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा के साथ अपन राष्ट्रीय आय विषय के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए इस विषय से जुड़े हुए विभिन्न समुच्चयों या समानिकाओं का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। इन समुच्चयों में जिन तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया गया है उन तकनीकी शब्दों को अपन ने पहले की कक्षा में स्पष्ट कर दिया था। इन्हीं तकनीकी शब्दों में सामान्य निवासी, एक देश की घरेलू सीमा, बाजार कीमत एवं साधन लागत, सकल उत्पादन एवं शुद्ध उत्पादन, शुद्ध परोक्ष कर, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय इत्यादि सम्मिलित हैं। इन सभी अवधारणाओं को आज के इन समुच्चयों में प्रयोग किया गया है। जो सबसे पहला जो समुच्चय है वो है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन। यहाँ तीन तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक बाजार कीमत, दूसरा सकल उत्पादन और तीसरा है घरेलू सीमा। सकल घरेलू उत्पादन एक देश की घरेलू सीमा में एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसको वर्तमान बाजार मूल्य से गुणा कर दिया जाए तो इस समुच्चय को प्राप्त किया जाता है। यहाँ सकल उत्पादन की बात की गई है, इसलिए इस उत्पादन में मूल्यह्रास या स्थिर पूंजी का उपभोग शामिल है। यानी उत्पादन की प्रक्रिया में जितना भी पूंजीगत टूट-फूट, अनुमानित अप्रचलन और आकस्मिक हानि के रूप में जो पूंजी के मूल्य में कमी हुई है उस कमी को भी उत्पादन में सम्मिलित किया जाता है। यहाँ घरेलू उत्पादन की बात की गई है, इसलिए घरेलू सीमा में काम करने वाले सभी सामान्य निवासियों और गैर निवासियों दोनों के उत्पादन को सम्मिलित किया गया है। चूँकि यहाँ पर उत्पादन की गणना साधन लागत पर न की जाकर वर्तमान बाजार कीमत पर की गई है और इसमें साधन लागत में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की राशि सम्मिलित है, इसलिए इसे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पादन में उस वर्ष जो अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पन्न होती हैं उन्हीं के मूल्य को सम्मिलित किया जाता है। यानी वर्तमान फाइनेंशियल ईयर के अलावा पिछले वर्षों में जितना भी उत्पादन हुआ है और जो स्टॉक के रूप में अभी अनबिका है वो यदि वर्तमान वर्ष में बिकने के लिए आता है तो वह वर्तमान वर्ष की आय का हिस्सा नहीं होता है। इसी तरह कोई पुरानी संपत्ति का यदि यहाँ पुनः विक्रय होता है तो उसे स्वामित्व हस्तांतरण माना जाता है, न कि नया उत्पादन, इसलिए इसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इस तरह वर्तमान वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन ही केवल वर्तमान सकल घरेलू उत्पादन का अंग होता है। इसी तरह विकासशील देशों में बहुत सारा उत्पादन स्व उपभोग के लिए किया जाता है और बहुत सारी सेवाएं भी इसी प्रकार प्रयोग के लिए उत्पन्न होती हैं। इन दोनों प्रकार की जो वस्तु और सेवाएं हैं इनके उत्पादन की गणना एक कठिन कार्य माना जाता है। इनको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करने के लिए और ये इनके मूल्य की गणना करने के लिए आरोपित मूल्य को अनुमानित किया जाता है और वस्तुओं के आरोपित मूल्य को सकल घरेलू उत्पादन में सम्मिलित किया जाता है। लेकिन सेवाओं का आरोपित मूल्य को ज्ञात करना एक कठिन कार्य होने के कारण से उसे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता। जैसे एक गृहिणी द्वारा अपने परिवार में दी गई सेवाएं, एक अध्यापक द्वारा अपने स्वयं के बच्चे को अध्यापन के रूप में दी गई सेवाएं, एक डॉक्टर द्वारा अपने स्वयं के बच्चों को इलाज करने के रूप में दी गई सेवाएं, इन सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पादन में शामिल नहीं किया जाता है। इसी तरह हस्तांतरण आय, जो कि एक पक्षीय भुगतान माने जाते हैं और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं, ये किसी उत्पादन के बदले प्रतिफल नहीं माने जाने के कारण से इसे भी सकल घरेलू उत्पादन में शामिल नहीं किया जाता। पूंजी पर जो अचानक जो लाभ प्राप्त होते हैं उसे भी सकल घरेलू उत्पादन का अंग नहीं माना जाता। इसी प्रकार गैर कानूनी क्रियाओं जैसे कालाबाजारी, सट्टेबाजी
आदि से प्राप्त आय को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। और लॉटरी से जो आमदनी होती है उसे भी सकल घरेलू उत्पादन का अंग नहीं माना जाता है। इससे संबद्ध जो दूसरा महत्वपूर्ण समुच्चय है वो है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन। यहाँ घरेलू उत्पादन की बजाय राष्ट्रीय उत्पादन की बात की गई है, यानी इसमें एक देश के सामान्य निवासियों के द्वारा शेष विश्व में दी गई समस्त प्रकार की साधन सेवाओं के प्रतिफल को शामिल किया जाता है। और शेष विश्व के जो सामान्य निवासी हैं या भारत के जो गैर निवासी हैं, यानी स्वदेश के जो गैर निवासी हैं, उनके द्वारा स्वदेश में दी गई समस्त प्रकार की साधन सेवाओं के प्रतिफल को उसमें से घटा दिया जाता है। तो जो प्रतिफल प्राप्त होता है वो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। इस प्रतिफल को यदि सकल घरेलू उत्पादन में जोड़ दिया जाता है तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन की गणना की जाती है। बाजार कीमत पर जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन है वो सकल घरेलू उत्पादन से एक व्यापक अवधारणा मानी जाती है। यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय की राशि धनात्मक होती है तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्य सकल घरेलू उत्पादन से अधिक होता है। इसी तरह शुद्ध राष्ट्रीय जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ऋणात्मक होती है तो सकल घरेलू उत्पादन का जो मूल्य है वो सकल राष्ट्रीय उत्पादन के मूल्य से अधिक होता है। राष्ट्रीय आय से संबद्ध जो तीसरा महत्वपूर्ण समुच्चय है वो है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। यहाँ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की बात की गई, यानी उत्पादन में मूल्य ह्रास की राशि सम्मिलित नहीं है। इस तरह एक देश में एक लेखा वर्ष में जितना भी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो शुद्ध उत्पादन होता है, यानी यहाँ पर मूल्य ह्रास शामिल नहीं है कि मूल्य में यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है तो वह बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। इस अवधारणा को सकल अवधारणा से यानी सकल राष्ट्रीय उत्पादन की अवधारणा से अधिक व्यावहारिक अवधारणा माना जाता है, क्योंकि ये वास्तविक उत्पादन को प्रकट करता है। राष्ट्रीय आय से संबद्ध जो अगली महत्वपूर्ण समानिका या समुच्चय वो है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन। यहाँ पर एक देश की जो घरेलू सीमा है उसमें होने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध उत्पादन को शामिल किया गया है। यानी कहने का मतलब है इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय शामिल नहीं है। इस तरह शुद्ध घरेलू उत्पादन को ज्ञात करने के लिए सकल घरेलू उत्पादन में से मूल्य ह्रास की राशि को यदि निकाल दिया जाता है तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन की राशि को प्राप्त किया जाता है। राष्ट्रीय आय से संबद्ध जो अगला समुच्चय है वो है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन। यहाँ जो महत्वपूर्ण अवधारणा या तकनीकी शब्दावली प्रयोग की गई है वो है साधन लागत। साधन लागत की गणना साधनों को जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसके आधार पर की जाती है। यानी फैक्ट्री पॉइंट पर जो साधनों को भुगतान किया जाता है उसका मूल्य साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन या शुद्ध घरेलू आय कहा जाता है। इसके तीन प्रमुख अंग माने जाते हैं। इसमें पहला कर्मचारियों का पारिश्रमिक, इसमें कर्मचारियों को दिया गया वेतन और मजदूरी शामिल है। प्रचालन अधिशेष, इसमें उत्पादन के जो पूंजी और उद्यमी संसाधन हैं उनको दिया गया प्रतिफल यानी ब्याज और लाभ शामिल है। इसी तरह मिश्रित आय में ऐसे उत्पादकों के प्रतिफल शामिल हैं जो अपने उत्पादन में अपने स्वयं के ही संसाधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उत्पादक द्वारा उत्पादन में अपने स्वयं की पूंजी का प्रयोग करना, स्वयं ही उद्यमी के रूप में कार्य करना, स्वयं की ही भूमि या प्लांट का प्रयोग करना, उनकी आय को मिश्रित आय कहा जाता है। इस तरह साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन की गणना करने के लिए बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन में अप्रत्यक्ष कर की राशि को कम कर दिया जाए और उत्पादकों को जो अनुदान प्राप्त होता है उसको यदि जोड़ दिया जाए तो इस उत्पादन की राशि को प्राप्त किया जाता है। राष्ट्रीय आय से संबद्ध जो अगला महत्वपूर्ण समुच्चय है वो है
साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पादन या सकल घरेलू आय। साधन लागत पर जो सकल घरेलू आय है, इसमें साधन लागत पर जो शुद्ध घरेलू उत्पादन है उसमें यदि स्थायी पूंजी के उपभोग को जोड़ दिया जाए, यानी मूल्यह्रास की राशि को जोड़ दिया जाए, तो साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पादन की मात्रा प्राप्त की जाती है। इस तरह आज अपन ने राष्ट्रीय आय से संबद्ध 6 महत्वपूर्ण समुच्चयों का अध्ययन किया है। शेष समुच्चयों का अध्ययन अपन अगली कक्षा में शुरू करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।